डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने किया महिला सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ। कहा प्रदेश की एकल महिलाएं स्वरोजगार कर बनेंगी आत्मनिर्भर। 484 लाभार्थियों को मिली पहली किश्त। देहरादून में बजट सत्र पर हुई बैठक। 9 मार्च से बजट सत्र हो सकता है शुरू। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। चंपावत में अग्निवीर भर्ती रैली पर प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी के नेतृत्व में तैयारियों की समीक्षा बैठक। खस्ता हालत स्टेडियम के कारण उत्तराखंड ने गंवाया रणजी मेजबानी का मौका। बीसीसीआई टीम के निरीक्षण में खराब ड्रेनेज, कमजोर रखरखाव और खटिया पिच की बदतर तस्वीर आई सामने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश की एकल महिलाएं स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बनेगी। यह बात सीएम ने मुख्य सेवक सदन में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ करते हुए कही। योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 484 लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 3 करोड़ से ज्यादा की धनराशि भेजी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। इससे राज्य की लाखों महिलाओं के संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास को नई दिशा मिलेगी। योजना के तहत कुल 484 लाभार्थियों को पहली किश्त के रूप में 3 करोड़ 45,34,500 की धनराशि दी गई है। अन्य 7 जिलों की 540 महिलाओं को भी लगभग 4 करोड़ रुपए महीने के अंत तक डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस योजना में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या किसी भी कारण से अकेले जीवन यापन कर रही महिलाओं के साथ ही एसिड अटैक, आपराधिक घटना की पीड़ित, ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, नौकरियों में प्रदेश की महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। राज्य में लगभग 5 लाख महिलाएं 70,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। 7,000 से अधिक ग्राम्य संगठन और 500 से अधिक क्लस्टर संगठनों के माध्यम से राज्य की महिलाएं सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल पेश कर रही हैं। योजना के तहत जिन महिलाओं को धनराशि दी गई है, उन सभी का जीवन संघर्ष में है। धनराशि वितरण से पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जब उन महिलाओं से अपने अनुभव बताने को कहा तो कई महिलाएं भावुक हो गईं। उनका कहना था कि अपना रोजगार करने के बाद समाज में सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में बजट सत्र की तिथि पर मोहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक 9 मार्च से बजट सत्र होगा, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पहले इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि बजट सत्र गैरसैंण में ही होगा। बैठक में पशुपालन, कृषि, स्वास्थ्य, शहरी विकास विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए भी मंथन हो सकता है। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और मुख्य सचिव आनंद बर्धन मौजूद थे। इस दौरान कई नियमावली में संशोधन भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का फोकस विकास कार्यों को गति देने और आम जनता को सुविधाएं प्रदान करने पर होगा। बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पचवादून के धौलास हरियावाला क्षेत्र में एक चैरिटेबल ट्रस्ट की 20 एकड़ कृषि भूमि को अवैध रूप से समुदाय विशेष के लोगों को बेचने की मामले में तूल पकड़ लिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इस भूमि को मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की मंशा रखने वालों की साजिश का हिस्सा बताया है, तो वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास काम नहीं है, ये सब भाजपा के टोटके हैं। भाजपा का ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला कारतूस अब फुस हो चुका है और अब वो फूके हुए कारतूस को बार बार चलाओगे तो जनता के गले के नीचे नहीं उतरने वाला है। हरक ने कहा कि हमारी बहु बेटियों के लिए आज देहरादून असुरक्षित शहर है, तब कहाँ गया सनातनवाद।
कौन कह रहा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी? कोई नहीं कह रहा। ये सिर्फ भाजपा के टोटके हैं, भाजपा जानबूझ के ये। और मैं एक चीज बता दूं, एक बाण को, एक गोली को एक ही बार चलाया जा सकता, उस बार भुस हो गई। अब भाजपा की ये गोली भुस हो चुकी है। भाजपा का ये मुस्लिम वाला कारतूस जो है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला कारतूस फुस हो चुका है। तो अब कहां वो फूके हुए कारतूस को बार बार चलाओगे? अब जनता के गले के नीचे नहीं उतरने वाला। जनता नहीं देख रही कि बच्चे बाजार में किस लड़की की दिन दाड़े हत्या हुई? हिंदू थी, मानने वाला भी हिंदू, ऋषिकेश में मानने वाली भी हिंदू, मानने वाला भी हिंदू। रुद्रपुर में ज्ञापन सौंपा गया जिसमें प्रशासन से धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं की मर्यादा बनाए रखने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि जनवरी माह से मंगलवार को मांस मछली की दुकानों को बंद कराने का निर्णय सराहनीय रहा है, जिससे धार्मिक कर्मकांडों और श्रद्धालुओं की भावनाओं की रक्षा हुई है। हालांकि ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि इसके बावजूद मंगलवार को शराब की दुकानें और बड़े नॉनवेज प्रतिष्ठान जैसे बियर बार, केएफसी आदि अभी भी खुलेआम चल रहे हैं, जिससे भक्तजनों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि मंगलवार को रुद्रपुर में शराब की सभी दुकानों और बड़े नॉनवेज प्रतिष्ठानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। प्रशासन को मांगे पूरी करने के लिए 1 माह का समय दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि मांगे पूरी न होने की स्थिति में मंगलवार को कार्यालयों और शराब ठेकों के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली 2025 और 26 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैन्य और जनपद स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, सुव्यवस्थित और पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए। इसके लिए सैन्य नागरिक समन्वय को और मजबूत किया जाएगा। भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिलाधिकारी ने कई अहम निर्देश दिए हैं। रेस ट्रैक को तय मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए निर्देश, पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकरों की तैनाती, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और प्राथमिक उपचार की पुख्ता व्यवस्था, अस्थायी शौचालय, नियमित सफाई और कूड़ा निस्तारण सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल और सिविल इंटेलिजेंस सक्रिय, निर्बाध बिजली आपूर्ति और बैकअप की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन संसाधन मौके पर तैनात, दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए परिवहन समन्वय किया गया। आवश्यकता अनुसार स्थायी आवास की व्यवस्था, भर्ती स्थल के आसपास खाद्य सामग्री के दामों पर कड़ी नजर, ओवरचार्जिंग नहीं होगी। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि निर्धारित तिथि और समय पर पहुंचे, सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाएं, जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। आपको बता दें, अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं जिलाधिकारी के नेतृत्व में तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली 2025-26 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैन्य और जनपद स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, सुव्यवस्थित और पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए। इसके लिए सैन्य नागरिक समन्वय को और मजबूत किया जाए। भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी ने कई अहम निर्देश दिए। रेस ट्रैक को तय मानकों के अनुसार तैयार करने के निर्देश, पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकरों की तैनाती, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और प्राथमिक उपचार की पुख्ता व्यवस्था, अस्थायी शौचालय, नियमित सफाई और कूड़ा निस्तारण, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इस समीक्षा बैठक में और क्या-क्या जानकारियां निकलकर सामने आई हैं? आगे खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने अपने द्विवार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 27 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए वेतन विसंगतियों के निस्तारण, पदोन्नति
के अवसर बढ़ाने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। महासंघ ने कहा कि प्रदेश के विकास कार्यों की रीढ़ माने जाने वाले डिप्लोमा इंजीनियर लंबे समय से उपेक्षा का सामना कर रहे हैं, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। महासंघ ने कनिष्ठ अभियंताओं को प्रारंभिक ग्रेड पे 4,600 दिए जाने तथा पूर्व में हुई वेतन असमानताओं समाप्त करने की मांग की है। साथ ही सेवा अवधि के आधार पर न्यूनतम 3 पदोन्नतियां सुनिश्चित करने और प्रोन्नति प्रतिशत बढ़ाने पर भी जोर दिया है। पेंशन व्यवस्था को लेकर महासंघ ने वर्ष 2005 के बाद लागू नई पेंशन योजना एवं प्रस्तावित एकीकृत पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग दोहराई है। महासंघ ने विभिन्न अभियंत्रण विभागों में पदोन्नति के सीमित अवसरों पर चिंता जताते हुए समानांतर पद सृजित करने की मांग की। इसके अतिरिक्त सहायक अभियंताओं के वित्तीय अधिकार बढ़ाने, टेंडर प्रक्रिया में अधिक अधिकार प्रदान करने तथा तकनीकी कार्यों में प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। निर्माण और अनुरक्षण कार्यों में आ रही बाधाओं का हवाला देते हुए फील्ड स्टाफ सुपरवाइजर, मेट व बेलदार की पर्याप्त नियुक्ति करने पर जोर दिया गया। दुर्गम क्षेत्रों व आपदा राहत कार्यों में कार्यरत अभियंताओं के लिए न्यूनतम 2 करोड़ का सामूहिक दुर्घटना बीमा, ई ऑफिस कार्यों हेतु लैपटॉप, कंप्यूटर उपलब्ध कराने तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने की मांग भी की गई है। महासंघ ने स्थानांतरण अधिनियम में न्याय संगत संशोधन, अभियंताओं को गैर तकनीकी कार्यों से मुक्त रखने तथा जल संस्थान, पेयजल निगम सहित विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की भी मांग की है। महासंघ पदाधिकारियों का कहना है कि अगर सरकार इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेती है तो प्रदेश में विकास कार्यों की गुणवत्ता और गति देने दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा। नगर निगम देहरादून के कारगी कूड़ा डंपिंग यार्ड से लगातार फैल रही दुर्गंध, प्रदूषण और बीमारियों के खतरे को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेले ने निगम परिसर में कूड़ा रखकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के साथ निगम पहुंची ज्योति रौतेले ने जमकर नारेबाजी की है। साथ ही निगम परिसर में कूड़ा रखकर धर्मपुर क्षेत्र की जनता को राहत दिलाने की मांग भी की है। वहीं नगर निगम देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर निगम पूरी तरह सजग है। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। इस दौरान कुल 92 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश आवास, राशन कार्ड, किसान पेंशन योजना, विद्युत बल संशोधन, दिव्यांग प्रमाण पत्र और अन्य समस्याओं से संबंधित थी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को राहत मिल सके और उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम के दौरान ग्राम मोनकांटा की रीता मेहराना की शिकायत पर उन्हें आवास, राशन कार्ड एवं किसान पेंशन योजना का लाभ दिलाने हेतु मौके पर ही पंजीकरण की कार्यवाही कराई गई। इसके अलावा ग्राम डुंगरा सेठी की विमला देवी एवं वैशाली की जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा हेतु फेंसिंग लगाने की मांग पर कृषि एवं उद्यान अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर चेन लिंक फेंसिंग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। छतार निवासी बलदेव गडकोटी की अधिक विद्युत बिल संबंधी शिकायत पर अधिशासी अभियंता विद्युत को तत्काल बिल संशोधन के आदेश दिए गए। बाराकोट निवासी हरीश राम की दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाने की प्रार्थना पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी को तत्काल प्रमाण पत्र निर्गत करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा है कि आमजन को त्वरित और प्रभावी न्याय मिले। इसके लिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्पक्षता से करें। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना शासन की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी अधिकारी पूरी तत्परता से कार्य करें।
उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने विभागीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की डेडलाइन तय कर दी है, जिसमें सभी विभागों को 28 फरवरी तक प्लान तैयार कर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सेंदाई फ्रेमवर्क में 2015 से 2030 के लक्ष्यों की समीक्षा की गई। साथ ही योजना को केवल औपचारिक दस्तावेज न बनाकर कार्यप्रणाली में शामिल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव ने संसाधनों की जीआईएस आधारित मैपिंग और वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर बनाने पर जोर दिया। वहीं आपदा से पहले, दौरान और बाद की भूमिका भी स्पष्ट करने की बात कही गई है। इसके अलावा सभी विभागों को नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, भारत सरकार के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और चीफ सेक्रेटरी सर के निर्देश हैं कि सब विभाग अपना अपना डिजास्टर का मैनेजमेंट प्लान बनावें। इसके बारे में एक बार पहले भी हमने बैठक लिया था विभागों के साथ में, और पुनः एक बार बैठक विभागों के साथ में किया गया है। पहली बैठक में हमने उनको बताया था डिटेल में कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या तथ्यों को शामिल किया जाना है, क्या क्या तथ्य शामिल होने हैं, किन किन तरह के उसमें जो डिटेलिंग है वो करनी है। तो विभागों ने अपना काफ़ी कुछ बना लिया है। तो कल विभागों का प्रेजेंटेशन देखा मैंने और अपने इनपुट दिए हैं। उसमें ये था बेसिकली कि हम अधिकारी कर्मचारी तो ट्रांसफर होते रहते हैं, लगातार एक पद से दूसरे पद पे जाते रहते हैं। देहरादून के तिब्बती मार्केट में बुधवार सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अर्जुन शर्मा के रूप में हुई है, जो जीएमएस रोड पर स्थित भारत गैस एजेंसी के मालिक थे। वह परेड ग्राउंड में टेनिस खेलने के बाद वापस लौट रहे थे, जब स्कूटी सवार दो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है और मृतक के परिवार ने प्रॉपर्टी विवाद की बात कही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चेक पोस्ट पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। हत्या की यह वारदात पुलिस मुख्यालय और देहरादून प्रेस क्लब के पास होने से सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड ने पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाई है, लेकिन जश्न अधूरा है। टीम अपने घरेलू मैदान पर नहीं खेल सकेगी, क्योंकि बीसीसीआई ने मंगलवार को देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम का निरीक्षण किया और इसे मैच के लिए अनुपयुक्त पाया। खराब ड्रेनेज, कमजोर रखरखाव और घटिया पिच के चलते सेमीफाइनल अब उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो रहा है, संभवतः लखनऊ या कानपुर में। यह बड़ा झटका है। उत्तराखंड ने क्वार्टर फाइनल में झारखंड को हराकर यह मुकाम हासिल किया था और अब उनका सामना केएल राहुल की अगुवाई वाली दमदार कर्नाटक टीम से है, जिससे घरेलू मैदान पर खेलने से उन्हें असली फायदा मिलता। लेकिन यह सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। मेजबानी मिलती तो देश भर से क्रिकेट प्रेमी देहरादून आते, जिससे होटल और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलता। लेकिन ग्राउंड के खराब रखरखाव ने राज्य को यह आर्थिक लाभ गंवा दिया। वहीं सीएयू के पूर्व सचिव महिम वर्मा ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सरकारी स्टेडियम में निवेश की सख्त जरूरत है, वरना उत्तराखंड ऐसे मौके गंवाता रहेगा। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।